गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। तो क्लास शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ तुम लोगों तक पहुँच रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आ रही ना आवाज़? बोलो, आ रही है आवाज़? बहुत सही से सुन पा रहे हैं गुरुजी आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्लास के पहले आ जाता हूँ, चैट पढ़ता हूँ। तो कह रहा है सालों कोई तो बता दो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगी। ऐसे पूछोगे कौन बताएगा तुमको? ऐसे पूछो, भैया पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी, कोई बता दो। तो कोई बताए भी, सालों पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी बता दो। खैर सालों गाली नहीं होती है सर, ठीक है, दोस्तों के बीच में चलता है। इट्स गुड वर्ड, नॉट अ बैड वर्ड। ये कह रहा है कोई लड़की का कमेंट नहीं आ रहा है, सब लड़कों का ही कमेंट आ रहा है। समझ सकता हूं मैं आपकी भावनाएं। रख लो तुम लड़की का नाम, तुम ही लोगों को कम से कम गफलत में डालो। ठीक है। चेंज कर लो अपना नाम। राइट सर, 4-5 लोग नाम बदल के लड़कियों वाला नाम कर लो, उस बेचारे का मनोरंजन नहीं हो रहा है। हाँ जी, ऑल राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स के बारे में कल पढ़ रहे थे कि प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। 6k+1 6k-1 का फॉर्म होता है, दिस 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 दैट दिस दैट दिस दैट। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमें कुछ और चीजें जाननी है। हमने सम संख्याएं देखी, विषम संख्याएं देखी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उस डिस्कशन में, और आज का जो मेन टारगेट है वो हमें फैक्टर हमने देखे थे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में घुसना है और फैक्टर्स को थोड़ा और डीपली समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी बातें क्लास के बाद में, और बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती करता रहूंगा मैं आपके साथ। तो आज जो पहली चीज आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि जो जनरल फॉर्म होती है, जैसे कल मैंने क्या बताया आपको, कल जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे प्राइम नंबर की, तो हमने 6k-1 और 6k+1 को यूज किया, क्योंकि मैंने आपको वो पिंक वाली लड़की का एग्जांपल दिया था ना। ठीक है। तो जनरल फॉर्म अब हमें जाननी है बहुत सारे नंबरों की। जनरल फॉर्म ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, मतलब सम और विषम संख्याओं का जनरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बालकों, इसका मतलब होता है क्रमागत, जो क्रम में हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब जानते हो, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इज ऑलवेज इन इवन नंबर। क्या बोला गया, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि दो संख्याएं आप लो, अगर वो क्रमागत हैं तो उनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। ठीक है। अब इस चीज को जरा समझते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अब कोई भी दो नंबर आप पकड़ोगे, इसका ट्रू और फॉल्स हमें पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप कहोगे अगर कोई भी दो नंबर पकड़ेंगे और वो नेचुरल नंबर होंगे और वो क्रमागत होंगे, लगातार होंगे, तो आपको पता है कि दो सिनारियो बन सकते हैं कि पहला नंबर मैं लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर और यहां लिख रहा हूं सेकंड नंबर। आप कह सकते हो कि पहला नंबर मेरा इवन होगा, इवन को मैं ई से डिनोट करूंगा। तो पहला नंबर अगर इवन होगा तो दूसरा नंबर डेफिनेटली ऑड होगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की, क्रमागत नेचुरल नंबर्स। तो अगर एक इवन नेचुरल नंबर है पहला वाला, तो दूसरा डेफिनेटली ऑड होगा। और इवन और ऑड का जो गुणनफल होता है वो हमेशा इवन होता है, ये ध्यान रखना। एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर मिलेगा। फिर आप कहोगे कि एक इवन नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, पहले वाले को मैं ऑड मान सकता हूं और दूसरा फिर अपने आप इवन हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये क्लियर है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। और यहां से दो तीन बातें मैं आपको और भी सिखाऊंगा। ये तो इसका प्रूफ हो गया एक तरह से कि पहला नंबर इवन तो दूसरा ऑड, तो प्रोडक्ट इवन, पहला ऑड दूसरा इवन, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इवन ही रहेगा। अब यहां से कुछ बातें हम और समझते हैं कि इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो इसमें छोटा सा होता है वो ये होता है कि हम जरा देखते हैं कि इवन ऑड के कॉम्बिनेशन से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है।
तो आप कहोगे अगर मेरे पास दो इवन नंबर्स का सम है तो सम इवन नंबर ही रहेगा। अगर एक इवन नंबर में आप एक ऑड नंबर जोड़ देंगे तो ये ऑड आएगा। इवन ऑड बोलो या ऑड इवन बोलो, ये ऑड ही रहेगा। और मैं अगर एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर से जोड़ूंगा तो वो हमेशा इवन देगा मुझे। एक इवन नंबर में मैं एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करूं तो इवन नंबर रहेगा। एक इवन नंबर में मैं एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नंबर रहेगा। ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ऑड नंबर आएगा। तो जब हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिएक्शन ऑटोमेटिक कर लो कि जब एक गुणनफल अगर ऑड नंबर है वो तभी हो सकता है जब सारे नंबर ऑड हों। एक इवन नंबर पूरी कहानी बिगाड़ सकता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही प्रोडक्ट में एक इवन नंबर पूरे प्रोडक्ट को इवन बना देता है। कितने भी ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सम इवन लाना है तो दोनों ऑड हो या दोनों। अच्छा, जब सम की बात कर ली हमने तो डिफरेंस में भी सेम चीज होती है ना। जैसे आप कहोगे इवन, यहां पर मैं प्लस की जगह माइनस भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है, इवन प्लस माइनस इवन इवन होता है, इवन प्लस माइनस ऑड ऑड होता है, काइंड ऑफ दैट। तो ये बात जो है बहुत तुम्हारे जहन में बैठी होनी चाहिए कि जब भी इसकी जरूरत पड़े तो फटाक से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझना है। ये तो हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो अगला पॉइंट जो है उसको एनालाइज करने के लिए हमें जनरल फॉर्म को सीखना पड़ेगा। तो पहले हम जनरल फॉर्म सीखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है, फिर मैं आगे के पॉइंट्स की बात करूंगा। अभी तो हमने जो पहला पॉइंट देखा उसको हमने डायरेक्टली नंबर सोचा कि एक इवन अगला ऑड और एनालाइज कर लिया, हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, क्लियर? यार 0 into 1 क्या होता है? इवन ही होता है। यस, तो उसके लिए भी ट्रू है ऑब्वियसली। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स ऑल्सो, हाँ करो ना। जब भी एक इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, इवन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी ट्रू है। तो वो मैंने जो लिखा है ना आपके सामने, ई प्लस ओ प्लस सी, वो किसी भी नंबर के लिए, नॉट ओनली होल नंबर्स, फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए करेक्ट है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखना, अगर हम किसी इवन नंबर को व्यक्त करना चाहते हैं, हमें कोई इवन नंबर लिखना है मान लिया, तो इवन नंबर को हम क्या ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं? 2k + 1, 2k टाइप का कोई भी नंबर जो 2k टाइप का हो, जहां पर k हमारा क्या हो? एक पूर्णांक हो, एक इंटीजर हो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ऐसा हम कर दें तो क्या 2k सारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? k एक वेरिएबल हो गया, और k अगर एक वेरिएबल हो गया तो k अगर वेरिएबल हुआ तो भाई k के अलग अलग मान रखते जाओ, इंटीजर वैल्यू रखते जाओ, तुम्हें अलग अलग इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये हम बोलते हैं जनरल फॉर्म है इवन नंबर्स की। आप इसको 2n भी लिख सकते हो तो n पूर्णांक हो जाएगा, 2m भी लिख सकते हो, ये तो एक वेरिएबल है, इसको k m l s जो बोलना है बोल दो। ठीक है, तो इवन नंबर का जनरल फॉर्म जो होता है वो 2k टाइप का होता है, राइट? 2k टाइप का होता है। अब हम कहेंगे भैया बताओ ऑड नंबर कैसे लिखें? ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा? आप कहोगे बहुत सरल है। अगर तुम्हें इवन नंबर का जनरल फॉर्म पता है तो उसके एक पहले और उसके एक बाद क्या होता है? ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसको मैं 2k - 1 भी लिख सकता हूं या इसको मैं 2k + 1 भी लिख सकता हूं, दोनों चलेगा मेरे लिए। इवन नंबर हमें पता है जनरल फॉर्म 2k है, तो उसके पहले चला जाऊं या उसके बाद चला जाऊं। ठीक है, कोई भी इंटीजर चलेगा। आप रख के देखो ना, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना तो रखो। आपने कहा -10 रखेंगे तो -10 रखो, तो -20 क्या है? इवन नंबर है। यस, अगर हमने कहा यहां पर हम रखेंगे -10 तो ये -21 इवन नंबर है। इवन और तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए डिफाइंड होते हैं, तो आप यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो। तो ऑड नंबर का जो फॉर्मेट होगा वो ये दोनों हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप को भी ले लो चलेगा, सब ऑड नंबर्स ही आपको देंगे। अलग अलग के की वैल्यू के रखते जाओगे आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, सुनोगे? अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं और वो स्टेटमेंट आपको बहुत इत्मीनान और ध्यान से सुनना है, राइट? और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है, वो स्टेटमेंट क्या है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं
और यहां लिखना है आपको प्रोडक्ट। क्या लिखना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। जैसे ये सवाल है, मान लिया 3k का फॉर्म भी हो सकता है। प्रदीप 3k का फॉर्म कैसे हो सकता है? 3k में जरा k को 2 रखो। 3k में जब तुम k को 2 रखोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। 6 इवन नंबर है। तो जनरल फॉर्म आप 3k तब बोलोगे जब आप कहोगे k ऑड हो हमेशा। तो फिर उसमें डबल कंडीशंस लगा रहे हो कि k ऑड ही रखना है। मैं चाहता हूं k में कुछ भी रखूं, k में कुछ भी रखूं, मेरे ऑड नंबर्स प्रोड्यूस होते रहे। ठीक है। अब प्रोडक्ट हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का लिखना है और मैंने आपके सामने लिखा है कि भैया ये क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 होगा, नहीं होगा, क्या होगा। अब इसके एनालिसिस का देखो तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर्स की खास बात क्या है, जरा कुछ लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाओ, डॉट 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 डॉट। 91 92 93 94 95 96 ऐसे करके यहां रुक जाओ। जब हम बात करते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, तो इसमें देखो एक खास बात होती है। कहीं से भी पकड़ लो तुम, जहां से मन आए तुम उठा लो, जहां से भी मन आए तुम्हारा उठा लो। इन तीनों नंबरों में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उठाने हैं, तो उन चारों में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर है कि नहीं? यस। तो एक नंबर ऐसा जरूर होगा जब तुम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओगे जो 3 का मल्टीपल होगा, पक्का, 100% पक्का। क्लियर है कि नहीं? यस। अब देखो मैं बहुत सही आपको इस कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। मेरे पास 3 नंबर हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मैंने एक नंबर बोला x है मेरे पास, एक उसका अगला नंबर, एक उसका अगला नंबर, x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये इवन होगा तो ये ऑड होगा अगला नंबर, और ये फिर से इवन होगा, तो प्रोडक्ट मेरा इवन होगा 100%। एक बात। दूसरा, पहला मैंने बोला ऑड है तो दूसरा इवन होगा और तीसरा मेरा ऑड होगा, तो भी प्रोडक्ट क्या होगा? मेरा इवन नंबर होगा। तो तुम 2 बातें जानते हो, एक कि तुम्हारा प्रोडक्ट इवन नंबर है, दूसरा तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा नंबर 3 से भी 100% डिवाइड होगा। अब कोई नंबर जो इवन नंबर है और 3 से भी डिवाइड होगा तो वो पक्का 6 से जरूर डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। समझना मैंने क्या बोला? जब भी तुम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे तो वो 3 से जरूर डिवाइड होगा, और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होगा। अरे तुमको बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ही इवन होता है। अगर 2 का इवन होता है तो 3 का तो इवन होगा ही होगा, 3 तो होगा ही होगा, और 3 अगर होगा ही होगा तो मेरा आंसर 6 से डिवाइड होगा। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं और यहां से तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताऊंगा, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive even numbers is always divisible by 24। कैसे? देखो, आप कहोगे 3 consecutive नंबर 6 से डिवाइड होता है। एक और नंबर आ गया, एक और नंबर आ गया। क्या आया वो नंबर? जब आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, कहीं से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते जाओ, 91 92 93 94 एंड सो ऑन। आप कोई भी 4 नंबर पकड़ लो, कोई भी 4 नंबर पकड़ लो, जहां से तुम्हारा मन है पकड़ लो, उसमें एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 4 का मल्टीपल हो, पक्का 100%। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये हमेशा 24 से क्यों डिवाइड होगा। तो जरा समझाते हैं और समझो इस चीज को। देखो, आप कहोगे मेरे पास 4 नंबर हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, राइट और रॉन्ग?
ये 4 नंबर्स हो गए, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जहां पर x बोल रहा हूं एक नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। मैंने x को बोला कि एक नेचुरल नंबर है मेरे पास। अभी मैं जनरल फॉर्म यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐसे लिख रहा हूं। अब मैं कहूंगा क्या सिनेरियो हो सकता है? इवन ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड इवन। तो प्रोडक्ट में तो कोई शंका नहीं कि प्रोडक्ट मेरा इवन है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। एक भी प्रोडक्ट में इवन आएगा तो इवन आएगा। साथ ही साथ आपको देखो क्या क्या मालूम है। एक नंबर इसमें 4 का मल्टीपल है, एक नंबर इसमें 3 का मल्टीपल है, तो ये तो डेफिनेटली 12 से डिवाइड होगा। क्लियर? लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर 2 इवन नंबर्स हैं। एक इवन नंबर है जो 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड होगा, एक नंबर ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है तो 3 से पक्का डिवाइड होगा। और साथ ही साथ आपको समझना है कि जब 4 नंबर्स हैं तो मेरे पास 2 इवन नंबर्स हैं, तो मेरे पास 1 1 2 का मल्टीपल भी है, एक और है, तो वो आपको कितना दे देगा? 24। तो ये नंबर 100% 24 से डिवाइड होगा ऑलवेज। कहां इवन नंबर लिख दिया मैंने? हटा दो इवन सब, कंसेक्यूटिव नंबर्स, इस शब्द को हटा दो सर, कॉन्जिक्यूटिव कर दो। अब ठीक है? बोलो समझ में आया? बोलो। कर दिया, सही कर दिया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ n consecutive numbers, consecutive natural numbers is always divisible by n factorial। ये जो सिंबल है ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। आप कहोगे ये क्या बला है? ये क्या बला है? फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे पास 2 नंबर है x x प्लस 1, तो यहां पर लिख रहा हूं डिविजिबल बाई लिखते हो यहां पर, आप कहते हो ये 2 से डिवाइड होता है। अगर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए x x प्लस 1 x प्लस 2, तो मैंने बोला ये 6 से डिवाइड होता है। आप देखो 6 को ध्यान से, तो 3 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 1 है। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो ये वैल्यू आपने बोला कि 24 है। 24 का मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्ट, सर अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा। नहीं, 2 से होगा वो ठीक है शशांक जी, मैं वो लार्जेस्ट नंबर पता कर रहा हूं जिससे 100% डिविजिबल है। भाई जो नंबर 24 से डिवाइडेड है वो तो 6 से भी डिवाइड होगा, वो तो 2 से भी डिवाइड होगा, वो ठीक है। मैं वो लार्जेस्ट नंबर पता कर रहा हूं जिससे वो नंबर डिवाइड होगा, तो वो 24 है, हमेशा डिवाइड होगा। तो 4 एक बार है उसको ले लिया, फिर 2 एक जगह और भी पढ़ा उसको भी ले लिया, तो इट्स लाइक वी, तभी तो क्वेश्चन बनेगा यार। अगर हम बोले प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2, ये कोई सवाल है? तो बेसिकली दे विल ऑलवेज आस्क यू अबाउट द लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हिच नंबर, और उसमें वो लार्जेस्ट नंबर देंगे ऑप्शंस में। आपको 24 देगा, 48 देगा, 36 देगा। तो ये अच्छा सवाल है आपका, मैं बता रहा हूं इनका मेन डाउट क्या है। देखो ये कह रहे हैं कि जो नंबर 24 से डिवाइड होगा वो नंबर बेसिकली 6 से भी तो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, बट ऐसे तो 24 के सारे फैक्टर्स होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 8 होगा। हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे ये हमेशा डिवाइड हो रहा है, लार्जेस्ट, बिकॉज उस पर सवाल बनेगा। तो जब 4 नंबर तुम्हारे पास हैं तो एक नंबर तुम्हारा 4 का मल्टीपल है और एक और इवन नंबर तुम्हारे पास है, तो बेसिकली 8 से डिवाइड हो रहा है, और एक नंबर उसमें 3 का मल्टीपल भी है तो 24 से डिवाइड हो रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर जिससे ये हमेशा डिवाइड होंगे वो है 24। और लार्जेस्ट कौन सा? सारे नंबरों की बात हो रही है। यहां हो सकता है कुछ नंबर 48 से डिवाइड हो रहे हो, कोई पर्टिकुलर सेट 48 से डिवाइड हो रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऑलवेज डिविजिबल बाई मतलब कोई भी नंबर ले लो ऐसे 4
वो हमेशा 24 से डिवाइड होंगे। कोई भी पकड़ लो, छोटे से छोटा सेट पकड़ लो, तो ये इसका मतलब है। तो अब देखो यहां से फैक्टोरियलवा को समझ लेते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने आपको बोला लेटर से 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 2 तक आना है और उतरो 1 तक और सबका गुणनफल ले लो। हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि 1 से चलो 2 तक, कंजिक्यूटिवली चलते जाओ, और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो मतलब अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 1 से लेके 3 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल कहलाता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 4 का गुणनफल, 4 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो n फैक्टोरियल का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि 1 से चलना शुरू करो, 2 3 4 ऐसे करके चलते जाओ, टोटल n नंबरों का गुणनफल। तो हमने जो पैटर्न देखा वो क्या देखा, हमने यही पैटर्न देखा ना, 2 लोगे तो 2 से डिवाइड होगा, 3 लोगे तो 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसमें एक इवन नंबर आ गया, एक 3 आ गया। 4 लोगे तो क्या हो रहा है, एक 4 आ गया, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया। तो इसलिए अब आप ध्यान कर सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि मुझे 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का बारे में पूछना है कि वो किससे डिवाइड होगा, तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा, 120 से। बहुत बढ़िया, समझ में आएगा कि नहीं। तो आप ऐसे कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, और ये लार्जेस्ट नंबर में लिख रहा हूं किससे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5, ये होता है आपका 120। और एक चीज और देखना, तुम्हें अगर फैक्टोरियल 4 पता है और तुम्हें फैक्टोरियल 5 तक आना है तो बस एक 5 से गुणा करना है। तो ये 24 था, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तुम्हें फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 5 से 1 तक पता है, इसको 6 से गुणा कर दो तो 720 हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, ऑल राइट। अभी फैक्टोरियल पे मैं एक बार और वापस आऊंगा, अभी मैंने सिर्फ इसके ज्ञान के लिए फैक्टोरियल बता दिया तुमको। फैक्टोरियल पे वापस आऊंगा तो आपका जो सवाल है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, वो भी मैं आपका आंसर दूंगा कि व्हाट इज 0 फैक्टोरियल। ओके, 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑल, यस बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हो लड़कों, बहुत सही। लार्जेस्ट ही क्यों गौतम, देखिए ऐसा होता है कि सवाल उन चीजों पे बनता है जिसका एक मान हो। जैसे एक बात बोलूं आपसे, आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, देखी है कि नहीं देखी है, यस, नहीं देखी तो कभी दिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं कि बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहता है बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो चीज यूनिक होती है उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। आप करो कि लार्जेस्ट ही क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट में तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी ना। जो नंबर 24 से डिवाइड होगा वो नंबर 24 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। तो ये अब एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है पूछने में तुमसे कि बताओ कि इसमें से कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। वो पूछेगा बताओ वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे सारे ऐसे नंबर डिवाइड होंगे, बिकॉज दैट्स यूनिक नंबर, दैट्स व्हाई दे आस्क इट। एलसीएम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज फैक्टोरियल n, ये गलत स्टेटमेंट है। 1 2 3 4 का जरा एलसीएम निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम, जबकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। तो ये बात जो तुमने बोली वो गलत है। सत्यम, तुम ही लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे, मुझे याद है कि लड़कियां नहीं है इस क्लास में, भटका रहता दिमाग। 4 consecutive not always divisible by, what is the meaning of not always divisible by? Not always divisible by is anything which is more than 24। 48 लिख दे, गलत है वो।
एलसीएम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज नॉट फैक्टोरियल एन। काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग? एलसीएम गुणा कब से होने लगा बच्चा? है 1 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। और 1 2 3 4 का गुणनफल कितना है? 24। लो गलत हो गया तुरंत ही, कुछ कर लिया करो। चलो अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ 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 हाँ। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर is always divisible by x। और हमें x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू खोजनी है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x। x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमको खोजनी है। एग्जाम में अगर 120 की जगह 80 या 90 से पूछ लेता है तो पहले सवाल पे डिपेंड करता है यार। ऑलवेज डिविजिबल बाई पूछेगा तो वो 120 के नीचे के फैक्टर तुमको नहीं देगा, क्योंकि वो भी सही हो जाएंगे फिर। तो लार्जेस्ट शब्द लिखेगा फिर ऊपर, तो लार्जेस्ट से चेक करोगे। ठीक है, अभी बहुत सवाल करेंगे, परेशान मत हो। तो जरा देखो क्या क्या होगा भैया। बताओ, क्या कोई ऐसा पैटर्न है कुछ? चलो इसको हटाओ अभी। नहीं ऐसे नहीं। पढ़ो सवाल। थोड़ा इंग्लिश का यूज कम करिए। नहीं, इंग्लिश में ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ यार, आपको सब कुछ। देखो अगर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ना बच्चा, तो बहुत टाइम चला जाएगा। और देखो ये बहुत आसान चीजें यार, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ। शुरू में थोड़ा दिमाग में तकलीफ होती है ऐसे ही, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा बाद में। ठीक है, और इंग्लिश भी बेहतर होगी। तो स्क्वायर जानते ही हो क्या होता है? ऑड इंटीजर का मतलब विषम पूर्णांक हो गया। अगर आप उसको डिवाइड करोगे 8 से तो कह रहा है हमेशा शेषफल 1 होगा। ठीक है, बताओ, एक ऑड नंबर है तुम्हारे पास, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा शेषफल 1 आएगा क्या? जब 8 से डिवाइड करोगे तो। क्या बात सही है? हिंदी में बता दिया ना मैंने आपको। हाँ, कि एक विषम संख्या का वर्ग जो होता है 8 से डिवाइड करने पे 1 शेषफल देता है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? और जब ट्रू बोलोगे ना तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। सच बता रहा हूं, तो बच के रहना मुझसे, खतरनाक आदमी हूं। कितने लोग बोल रहे ट्रू है? चलो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी इजी बना देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर मोर देन 1। चलो ये लिख दिया, अब बताओ। मेड इट मोर देन 1, तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम 3। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? मोर देन 1 कर दिया ना अभी, कि वो इंटीजर लो जो एक से बड़ा हो। ट्रू, फॉल्स।
कैसे ट्रू पता चला आप लोगों को? कितने लोगों ने स्क्वायर करके देखा कि 3 का स्क्वायर आ रहा है? कितने लोगों ने कहा 3 का स्क्वायर आया 9, और 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देखो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 9 को 8 से डिवाइड कर कितना रिमाइंडर, यार का मतलब रिमाइंडर। फिर आपने कहा कि 3 से तो चलो हो गया, 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 25 आया, और ये अगर 25 आया तो 25/8 क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1। फिर आपने कहा 7 का स्क्वायर निकाल लो तो 49 आता है, तो 49 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। कितने लोगों ने सवाल को इस प्रकार से किया है? कितने लोगों ने सवाल को इस प्रकार से किया है, बताओ। तो भाई एक एक ही दिख रहा है ना, सब में एक एक ही अगर दिख रहा है तो उत्तर तो एक ही आएगा ना, राइट? इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है क्या? राइट, होप इट्स क्लियर। कितने लोगों ने इस तरीके से किया है, लिखो यस। या आपने नंबर लिए कुछ और नंबर को चेक किया और बैठ रहा है, वैल्यू पुट किया और करके चेक कर लिया, है ना? कल इतना तुम लोगों को समझाया मैंने कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में 2-4 वैल्यू चेक करने से उत्तर नहीं मिलता है। ये पिंक वाली पूरी स्टोरी तुमने बर्बाद कर दी मेरी। इतनी छड़ी मारूंगा ना मैं तुम लोगों को, गजब बेइज्जती है यार। मतलब कल इतना चिल्ला चिल्ला के तुमको बताया और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तुमने किसी को देखा, वो एक बार हंस दिया तुम्हें देख के तो तुम्हें लगता है चांस है, दोबारा भी हंस दिया तो लगा चांस है, तीसरी बार भी हंस दिया तो लगा हां चांस है। अबे 100 बार भी हंस दे तो प्रपोज करोगे तो मना हो सकता है, तो ये गारंटी नहीं है भैया। समझे कि नहीं? जिंदगी में हुआ होगा तुम्हारे पास, कई बार हुआ होगा तुम्हारे साथ ये चीज। अंटिल इट इज यस इट इज नॉट यस। तो 3 वैल्यू रख के देख के तुमने ये कैसे जजमेंट लगा लिया कि हमेशा ऐसा होता रहेगा? आगे जाके पैटर्न में बदल गया तो क्या होगा? ये मूर्खता मत करना। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाले सवालों में कुछ वैल्यूज को देखकर आप नहीं बोल सकते कि सही है। ट्रू नहीं रहेगा अगर एक भी वैल्यू ऐसी बीच में आ गई जिसने इसको गलत कर दिया। किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स होने के लिए सिर्फ एक ऐसा मान चाहिए जो उसको गलत कर दे। तो 3 वैल्यू देख के तुम बोल दोगे ऐसे ही कि हमेशा यही होगा, तो लोग कहेंगे सर 2 और देख लेंगे। 11 तक देख लिया है, अबे 11 तक देख लोगे तो भी हो सकता है गलत हो। समझ में आया कि नहीं? बदतमीजी मत करो। इसके लिए तुम्हें जो एनालिसिस करनी है वो जनरल फॉर्म से करनी है, ताकि तुम्हें पूरी कहानी पता चल जाए। जनरल फॉर्म से कैसे एनालिसिस करोगे? आप कहोगे ऑड नंबर कोई भी दुनिया का है उसको मैं 2k+1 टाइप का लिख सकता हूं, चाहे 2k-1 लिख लो चाहे 2k+1 लिख लो। मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो दुनिया के सारे ऑड नंबर हैं। यहां तुमने दुनिया के सारे ऑड नंबर नहीं लिए, यहां मैंने दुनिया के सारे ऑड नंबर ले लिए। अब देखो ध्यान से, अब जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4k² + 4k+1। फिर आप यहां से 4k कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा k+1 +1। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो k × k+1 है ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। k × k+1 क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 2, क्योंकि k यहां पर क्या होगा, इंटीजर होगा। और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होता है। आप कहोगे 4 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर दे रहा है, बट ये ब्रैकेट जो है 2 से डिवाइड होगा। तो कुल मिला के ये वाला जो नंबर होगा ये 8 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देगा। आप कह सकते हो कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर इस फॉर्मेट का होता है, 8n+1 टाइप का। अब आप बोल सकते हो कि इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट 8 से डिवाइड होगा और 1 बचेगा। तो ये है दुनिया के सारे ऑड नंबर्स की एनालिसिस, जो सिर्फ जनरल फॉर्म से हो सकती है। यहां अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ना कि इसलिए कि तुमने 3 वैल्यूज रख के देख लिया था
और हीरो बन रहे थे। समझे कि नहीं? अब एक चीज यहां से और तुम्हारे काम आएगी, एग्जाम में कभी भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर तुम्हें देखने को मिले और पता करना हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 8 से डिवाइड करके देख लो, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। समझे कि नहीं? कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर 8 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देता है। 2k+1 और 2k-1 का स्क्वायर करके डिवाइड करके देखा? क्यों डिवाइड किया शशांक जी? क्यों डिवाइड क्यों कर दिए तुम? किस लिए डिवाइड किया तुमने? 2k-1 लेना ही नहीं यार, तुम चाहे 2k+1 लो 2k- लो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है? अबे 2k-1 से भी यही होगा प्रशांत यार, दोनों ऑड नंबर के रिप्रेजेंटेशन है, करके देखो जरा 2k-1 से, कुछ अलग आ जाएगा क्या? चाहे तो देखो, इसको समझो, इसको तुम अलग अलग रटो मत। तुम के मान रखते जाओगे, ये भी दुनिया के सारे ऑड नंबर दे देगा, तुम के मान रखते जाओ, ये भी दुनिया के सारे ऑड नंबर दे देगा। बस है दोनों की चीज, दो तरीके हैं। क्योंकि हमने जो इवन नंबर का फॉर्म लिखा हुआ 2k लिखा, तो हमने कहा एक पहले चले जाओ एक बाद में चले जाओ। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4k² माइनस 4k+1। आप यहां से 4k कॉमन लोगे, आपको मिलेगा k इंटू k-1+1। अब ये k-1 इंटू k भी क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये भी 8n+1 टाइप का हो गया। ठीक है? कहां प्रॉब्लम है ये बोलो, फिर से नहीं बोला करो, फिर से नहीं। कहां प्रॉब्लम है ये बताओ, प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछो तुम अपना। मैंने कहा किसी भी ऑड नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k+1, उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, उसका स्क्वायर किया तो कुछ ऐसे आया, 4k कॉमन ले लिया, k+1 आया। अब मैं कह रहा हूं ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है मुझे, लेकिन k इंटू k+1 दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो गया, इतना पोर्शन ये। तो ये अगर 8 से डिवाइड हो गया तो नंबर मेरा 8n+1 टाइप का हो गया। 8n+1 का मतलब समझ गए क्या? 8 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर देगा। अरे भाई n क्या है? n एक इंटीजर है बच्चा। 8n+1 का मतलब होता है 8 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आना। ठीक है? 2k-1 को 8 से डिवाइड करो, के 2 रखिए। अबे स्क्वायर कौन करेगा? और तुम्हारा जो सवाल का डिस्कशन चल रहा है यहां पर, ये मोर देन 1 के लिए चल रहा है, समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं? देखिए एक काम करिएगा, मैंने इसको 2 बार समझा दिया है, तीसरी बार मैं समझाऊंगा क्लास के अंत में। ठीक है? और बाकी घर पे जाकर रगड़ो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो रगड़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा तुमको। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी बता चुका हूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है। ये 4 ऑलरेडी है, 2 और आगे 8 हो गया, 8n+1। 8n+1 का मतलब समझो क्या है पहले। कभी भी मैं तुम्हारे सामने अगर लिख रहा हूं 8n+1, इसका मतलब है नंबर को 8 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, ये मतलब हुआ इसका। इस ऐसा नहीं कि n कोई दिया हुआ था कहीं, नहीं 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 नहीं। 8n+1 का मतलब है इस नंबर, ये नंबर 8 का मल्टीपल प्लस 1 है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो n बचेगा, इधर इधर 1 बच जाएगा। n एक इंटीजर है, तो वो कोशेंट हो गया तुम्हारा, जिसको बोलते हो तुम भाजक जो भी होता है, भजिया। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा इस प्रकार का नंबर हो गया ना, जैसे 8n+1 टाइप के नंबर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, n बार जाऊंगा, 8n बचेगा, यहां एक रिमाइंडर आएगा। तो यही आपको जब पता चल जाता है किसी नंबर को 8 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा, तो आप उस नंबर को 8n+1 टाइप का लिख सकते हो, 8m+1 टाइप का लिख सकते हो। ठीक है? जैसे मैंने बोला किसी नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 3 आया, तो वो नंबर इस प्रकार का होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 3, ये पार्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहां 3 बच जाएगा। ठीक है? कोई नंबर 14 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर देता है, तो वो नंबर 14n+3 टाइप का 7 टाइप का होगा। 14 से डिवाइड किया तो ये पार्ट डिवाइड हो गया, 7 रिमाइंडर बच गया। तो 8n+1 जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि 8 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आ रहा है। ओके, क्लियर? अच्छा, वो मोर देन 1 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को ये हो जाता है रिमाइंडर्स के बारे में कि भाई अगर जो डिविडेंड है, जिसको आप बोलते हो भाज,
भजिया, क्या बोलते हैं उसको, भजिया, आलू भुजिया, भजिया, आलू भुजिया, बेसन भुजिया, यार याद ही नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको जो बीच में लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये भागफल होता है क्या? नहीं, भागफल तो ये होता है, या भाजक होता है, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है, 4 चीजें होती है। हाँ, ठीक है। तो जब मैं आपको रिमाइंडर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, रिमाइंडर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अभी मोर देन वन लेके उस सवाल को समझ लो, आगे जब सवाल होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब आपको मैं समझा भी चुका हूं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा 12, तो 12 को अगर आप 2 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 लिखते हो तो ये क्या है, बेसिकली आपने इसको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया है, 12 को 4 इंटू 3 कर दिया। बट इस फैक्टराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम का जो मतलब है बेसिकली इसेंशियली इट्स लाइक प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, कि आप ना 4 इंटू 3 मत लिखो, 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कहता है ऐसे लिखो तुम इसको 2 स्क्वायर इंटू 3, ताकि मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स दिखें और उसकी पावर चढ़ा दो, चलेगा। तो अब हम बात ये करने जा रहे हैं, अब हम बात ये करने जा रहे हैं, मोर देन वन पे जस्टिफाई नहीं होगा। देखो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने सिर्फ जो बात करी है उतना समझ लो, तुम मोर देन वन के लिए समझ लो बस इसको, ठीक है। बाकी आगे चल के मैं आपको, अभी मैंने शुरुआत करी है, अभी हर जगह नहीं कूदना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे करके ब्रश अप करता रहूंगा, आपको सारी चीज आपको समझ में आएगी कि क्या है, सारे ऑड नंबर्स के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्या 1 जो कि 8 से छोटा होता है उसको बोल सकते हैं कि 8 पे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देता है कि नहीं, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। पहले इधर आओ, ऑलराइट। प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, तो इसमें क्या होगा ना, हमें ऐसे नंबरों को लिखना होगा, राइट। तो जरा इसको लिखते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी है एलसीएम एचसीएफ निकालने की, और ये सीढ़ी है कई चीजों के बारे में जानने की, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वगैरह वगैरह। तो पहले इसको समझो। तो सबसे पहले जो मैंने एक नंबर आपके सामने लिखा, जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 का जो फैक्टराइजेशन है, अभी मैंने लिखा कि 4 इंटू 3 है, बट अगर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखना है तो वो 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा। तो 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, ये है इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं और ऊपर उसकी पावर्स वगैरह जो भी आएंगी वो आएंगे। मैंने कहा मुझे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो आप कहोगे ये होगा 2 की पावर 4। मैंने कहा मुझे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो आप कहोगे ये होगा 8 इंटू 9, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, आप देखो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने कहा कि मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिखाओ 432 का, ठीक है। अब 432 को आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। 432 आपका किससे डिवाइड होता है? 16 से डिवाइड होता है क्या? 16 दूना 32 नहीं होता है, क्या होता है? होता है 16 दूना 32, देखो 16 दूना 32 और 11, 16 सत्ते 112, ये बनेगा। ये वैल्यू हो गई 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। ये 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? लेटेस्ट से मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है 7007, और इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये नंबर तुम्हारा बनेगा 1001 इंटू 7, और ये जो 1001 है बड़ा स्पेशल नंबर है यार, ये ध्यान रखना आप सभी लोग अपनी तैयारी के दौरान। ये 7 इंटू 11 इंटू 13 के बराबर होता है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, एग्जामिनर बहुत इस्तेमाल करता है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो जैसे इसको 7 इंटू 11 इंटू 13 में ब्रेक करोगे, एक 7 और आ गया, तो ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13।
ये हो गया तुम्हारा 7007 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको करना क्या है, ओके क्लियर। फर्स्ट क्लास समझा था पर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इससे डर हो जाता है। देखिए दो चीजें हैं, झा जी बिहार से बिगिनर स्टूडेंट ऑफ एसएससी, पहले नाम अपना छोटा करो, दिमाग में चीजें क्यों भरते हो। दूसरा डिसीजन आपको ये लेना है कि आपको चीजें सीखनी है या रटनी है, क्योंकि अगर आपको चीजें रटनी है तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि फिर मैं आपको समझाऊंगा नहीं सीरियसली, ठीक है। फिर मैं कहूंगा ये रट लो कि एक ऑड नंबर के स्क्वायर को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें क्या है, रट लो, बट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, यू डू नॉट नो हाउ इट इज हैपनिंग, एंड इफ यू डू नॉट नो तो क्या होगा, अगली बार कोई सवाल आएगा थोड़ा ट्विस्टेड आएगा, नहीं कर पाओगे, लिमिटेशंस है। अब अगर आप सीख लेते हो तो फिर आपकी क्षमता बन जाती है कि किसी भी तरह के सवाल को करने की। तो दर्द जब होता है तो उस दर्द में कई लोग समझते हैं कि ये तो प्रोसेस का पार्ट है, सीखने का ये तो हिस्सा है, सर सिखा रहे हो मुझे सीखना है, तो आप रेजिस्टेंस नहीं बनते हो। कई लोग क्या होते हैं पता है आपको, घर बुलाएंगे लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे, और दरवाजे के सामने खड़े तो घर में घुसेंगे कैसे भाई हम। तो वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपने मुझे अपने घर बुलाया है तो दरवाजा खोलिए, मुझे घुसने दो अपने अंदर। तो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में अबे ऐसा एटीट्यूड रखो कि सीखना है। ये सवाल कहां से आया कि अब समझ में नहीं आ रहा है, समझेंगे, ये एटीट्यूड है तुम्हारा, राइट। मैं समझाना चाहता हूं तुमको, लेकिन आप ऐसी बातें नहीं करोगे, ये सिग्नल गलत होता है दिमाग को। जैसे आप सिग्नल दोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और वो 4 लोगों को बताना शुरू करोगे, वैसे ही तुम समझना कभी चाहोगे नहीं, तुम कुछ दिनों बाद देख लेना वही रटे रटाए नोट्स पढ़ने लगोगे। प्लीज डोंट डू दिस। जब आपको पूरी चीजें मैं खोल खोल के दिखा रहा हूं ना, तो घर जाके इस पे काम करो। कोई बात नहीं समझ में आया क्लास में, घर समझेंगे, सीखेंगे, मजा आने लगेगा आपको, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कोई भी नंबर होगा उसको प्राइम नंबर से ब्रेक कर लो, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे देगा। अब इसका इस्तेमाल करके हम कुछ बातें करेंगे और वो बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता का विनर मैं होता था, लड़कियां मुझसे बहुत जलती थी, ये लड़का सुलेख प्रतियोगिता जीत रहा है। कभी भी करा लो, सुलेख प्रतियोगिता में नंबर 1 रवि मोहन मिश्रा स्कूल में, ठीक है। बहुत सुंदर लिखता था, हिंदी तो और सुंदर लिखता था। तो लड़कियों को मैंने राइटिंग में पिछाड़ा हुआ है, अब तो खराब हो गई थोड़ी, ठीक है। अंग्रेजी में उतनी सुंदर नहीं लिख पाता हूं, हिंदी ज्यादा सुंदर लिखता हूं। एनीवे लेट्स कम बैक। अब हम बात करने जा रहे हैं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद बात करते हैं फैक्टर्स की, और वो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स की। ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर्स जो इसको डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, देन 12 से डिवाइड होगा। 1 और 12 से होना ही होना है, उसके अलावा इतने फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर हुए, 3 3 6 6 फैक्टर्स। तो 12 एक छोटा नंबर है, तुमने फट से गिन लिया कि इसके 6 फैक्टर है। अब हमने बोला कि 144 के बताओ कितने फैक्टर्स होंगे, तुमने कहा 1 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 8 है क्या, 8 एक नंबर 8 8 भी है, 9 एक नंबर 9 हाँ है। और फिर तुम थक जाओगे ऐसे, कुछ दिन बाद उसको तुम्हारी आत्मा ना बाहर निकल जाए, बिकॉज काउंट करते रहना इसको इट्स डिफिकल्ट। तो नंबर जैसे बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो 12 आया तो गन लेंगे, ऐसे ही गन के बता देंगे, गन के कि 6 है, लेकिन 144 में गन्ने में जान निकल जाएगी।
और कहीं एग्जामिनर ने पूछ लिया बताओ 5144 के कितने फैक्टर हैं, तब तो मर ही जाओगे तुम। ठीक है, कहोगे इससे अच्छा है तो बार बार प्रपोज करके रिजेक्ट होना, ये काम कौन करेगा। तो इसका तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करने वाला है, अब फिर से मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो कोई नहीं सिखाता है। मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि फैक्टर्स के टोटल वैल्यू कैसे आती है, कोई नहीं सिखाता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना अगले 15 मिनट, वो तुम सीख पाओ या ना सीख पाओ, इससे ज्यादा तुम्हारे करियर पे फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला रट के काम तुम्हारा चल जाएगा। लेकिन अगर तुम सीख गए तो तुम इंसान ही बदल जाओगे, मान लो मेरी बात को। मैं जब पढ़ाता हूं और तुम मेरी बात को अगर सीख लो तो तुम इंसान वो रहोगे नहीं जो तुम पहले थे। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारा नजरिया बदल सकता है हर चीज को देखने का। तो देखो 12 जो है, जो 12 के ये कुल फैक्टर आए, जरा इनको समझते हैं कि ये फैक्टर बने कैसे, कैसे पैदा हुए ये फैक्टर्स, इनके बारे में पता करते हैं। ये फैक्टर क्या होता है, क्या भला है फैक्टर। आप कहोगे फैक्टर वो नंबर है, जैसे ये यहां पर देखो, ये इसकी आत्मा है, इनसे बना हुआ है। अब कोई आए और कहे मैं 2 की पावर 3 हूं, क्या मैं 12 को डिवाइड कर सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां 2 की पावर 2 से ज्यादा कुछ ही नहीं है, तो 2 की पावर 3 से तुम डिवाइड कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो। अच्छा ये देखो, कोई आए कहे मेरे पास 3 स्क्वायर है, मैं क्या इसको डिवाइड कर सकता हूं। आप कहोगे नहीं कर सकते हो, यहां पर 3 की पावर 1 ही है। तो आपको यह समझ में आया कि इसको डिवाइड सिर्फ वही कर पाएगा जिसके पास 2 की मैक्सिमम पावर 2 हो और 3 की मैक्सिमम पावर 1 हो। कम हो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। कोई आए कहे मैं 2 हूं, क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, यस। कोई आए मैं कहे मैं 3 की पावर 1 हूं, डिवाइड कर सकता हूं, कर सकते हो। कोई आए और कहे मैं 2 इंटू 3 हूं, क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, यस। कोई आए और कहे मैं सिर्फ 2 स्क्वायर हूं, कर सकता हूं, यस। कोई आए मैं कहे 2 स्क्वायर इंटू 3 हूं, कर सकता हूं, यस। तो मतलब यह हो गया कि इन्हीं 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से पूरा गेम खेला जा रहा है। लेकिन हाईएस्ट पावर 2 की 2 हो सकती है और 3 की 3 हो सकती, 3 की 1 हो सकती है। और पता कहां से चलेगा, वो पता चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब मैं लिख रहा हूं कि ये कैसे बन रहे हैं फैक्टर्स। आप कहोगे 2 ना लें तो भी चलेगा, 2 मत लो, चल जाएगा काम। भाई 3 ले लो ना खाली, 2 और 3 ना भी लो तो भी काम चल जाएगा। क्यों, 1 से डिवाइड होता है, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 की पावर 0 भी ले लो चलेगा, 2 की पावर 1 ले लो चलेगा, और 2 की पावर 2 ले लो चलेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 की पावर 0 ले लो चलेगा, 2 की पावर 1 ले लो चलेगा, और 2 की पावर 2 ले लो चलेगा। 3 की पावर में 0 ले लो चलेगा, 3 की पावर 1 ले लो चलेगा। अब आप एक चीज देखो, इनके कॉम्बिनेशन से तुम जितने नंबर बना सकते हो बना लो, वही फैक्टर से। जैसे आप कहोगे इसको मैं इससे गुणा कर लूं तो एक नंबर मिलेगा आपको, वो है 1। फिर आप इसको इससे गुणा कर लो, आपको दूसरा नंबर मिलेगा, वो है आपका 3। फिर आप इसको इससे गुणा कर लो तो एक नंबर आपको मिलेगा जिसका नाम है 2। मतलब ऑल कॉम्बिनेशन अगर आप लिखोगे, फिर आप कहोगे इसको इससे गुणा कर लो तो एक नंबर आपको मिलेगा 6। फिर आप कहोगे इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो ये मिलेगा आपको 4। इसको इससे गुणा कर लो, आपको मिल जाएगा 12। देखो सारे फैक्टर्स हैं यहां पर, 1 2 3 6 4 12, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे, देखो यहां 3 संभावनाएं हैं, यहां 2 संभावनाएं हैं, 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज, यानी 6 फैक्टर्स। भाई पहले में 3 तरीके हो सकते हैं, दूसरे में 3 तरीके हो सकते हैं, दोनों की गुणा करने से मुझे टोटल फैक्टर्स मिल जाएंगे, टोटल 6 फैक्टर्स हो गए। हुए कि नहीं हुए, यस। अब ये चीज लोग कैसे रटाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। और देखो जब यहां 3 आया, जब यहां पावर में 2 था तो यहां 3 आया। क्यों 3 आया, क्योंकि आपने कहा है 0 1 2, नहीं ले 1 ले 2 ले, 3 संभावना। तो जब यहां पावर में 2 है तो 3 संभावना इसलिए आई। वो 0 भी तो है, 0 1 2। यहां देखो 3 की पावर 1 है तो 0 और 1 2 संभावना है, इसलिए यहां पर 2 लिखा। तो पावर में अगर यहां 2 है तो 3 लिखो, 1 है तो 2 लिखो। अब इसको कैसे आपने रट रखा है, जिन लोगों ने भी नंबर सिस्टम कभी पढ़ा है उन्होंने इसको ऐसे रटा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो
और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो ये पावर्स आती हैं यहां पर इनमें सब में एक एक जोड़ दो, और अगर सब में एक एक जोड़ दोगे तो ये प्रोडक्ट जो होता है ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसकी आत्मा के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। आज मैंने इसकी आत्मा तुम्हें बता दी कि भैया जब पावर में ए आएगा तो 0 से ए तक की संभावना है तुम्हारे पास, तो ये 0 से लेके ए तक जा सकते हो, a+1 संभावनाएं होगी। यहां 0 से b जा सकते हो, b+1 संभावनाएं हो गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ऑल द फैक्टर्स। मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला रट लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। बट अगर ये समझ जाओगे ना तो बहुत कुछ समझ जाओगे। फैक्टर्स के कठिन से कठिन सवाल भी आपसे नहीं बच पाएंगे, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेते थे। और अब मैं तुम्हें यहां से ये दिखाऊंगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 बराबर 1 पर कैसे है। अरे 2 की पावर 0 एक ही होती है, किसी भी चीज का पावर 0, अभी इंडेक्स पढ़ाएंगे जब आपको सर्ट्स एंड इंडेक्सेस तब पता चलेगा। तब तक ये रट लो कि अगर मेरे पास a है और a मेरा लेट्स से 0 नहीं है, a इज नॉट 0, तो a की पावर 0 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखो। अगर a 0 नहीं है मेरा तो a की पावर 0 1 के बराबर होता है। 2 की पावर 0 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1। अभी यही बता सकता हूं मैं आपको, जब पढ़ाऊंगा सर्ट्स एंड इंडिसेस अलजेब्रा में तब आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, बेसिकली 2 की पावर 0 का मतलब 2 लिया ही नहीं मैंने, तो 3 की पावर 1 ही है। बेसिकली 3 की पावर 1 इंटू 1 है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लो। जैसे 144 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो मैं 16 9 या 144 होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मान लिया मैं पूछूं बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके क्या होंगे, आप कहोगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे मिलेंगे 4 + 1 इंटू 2 + 1। अब जब आप ये लिख रहे होगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर भी चल रही होगी कि ऐसा क्यों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 15 निगेटिव केस में निगेटिव बात नहीं हो रही यहां पर, शिवम बाबू जिंदगी में नेगेटिव बातें मत करो, ठीक है। Whenever we talk about prime factorization, whenever we talk about prime factors, when we talk about factors, we talk about only positive numbers. Okay? क्लियर हो गया? अब यहां से कुछ और कमाल करें, तो मैं कुछ और कमाल दिखाता हूं। जो 12 था तुम्हारा, ये था 2 की पावर 2 इंटू 3। एक बात बताओ, यहां जो भी फैक्टर आए वो कैसे आए? 2 की पावर 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 से। दूसरा फैक्टर आया 2 की पावर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 से और 3 की पावर 1 से। तीसरा हमने 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 से और 3 की पावर 1 से। इससे सारे फैक्टर मिले थे, 6 फैक्टर, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से। अब कई बार सवाल पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो आप कहोगे जब हम इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 0 खुद 1 होता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन में चूंकि इकलौता प्राइम नंबर दुनिया में जो इवन है वो 2 है, इसके बाद आगे कोई इवन नंबर आने वाला नहीं। तो इवन तभी बनेगा जब यहां से 2 मिलेगा इसको। अब ये 2 की पावर 0 तो खुद ही 1 है, मतलब हम 2 नहीं ले रहे हैं। तो आप कहोगे इसको मुझे नहीं लेना है, तो एक संभावना जो है वो आपने नेग्लेक्ट कर दी, हटा दी, वो 0 वाली। तो 0 अगर हटा दोगे तो अगर ऊपर 2 लिखा है तो 1 और 2 ही ले सकते हैं हम। तो इसका जब आंसर आप लिखोगे तो आप कहोगे आंसर होगा 2 इंटू 2। यहां जो 2 है, 3 संभावनाएं होती हैं 0 1 2, उसमें से 0 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 2 की पावर 0 ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर इंटू ऑड, ऑड फैक्टर मिलेगा। अगर हमें इवन फैक्टर चाहिए तो कम से कम हमें एक 2 लेना पड़ेगा, और एक 2 अगर हमें लेना है तो 2 की पावर 2 अगर मौजूद है तो मैं या तो 2 की पावर 1 लूं या फिर मैं 2 की पावर 2 लूं। तो यहां पर 2 संभावनाएं ले सकता हूं मैं, और यहां तो 0 या 1 कुछ भी ले लो, क्योंकि इवन इंटू एनीथिंग इवन ही होता है। तो यहां आंसर आपका 2 इंटू 2 आ गया, 4। अब जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, अगर n की वैल्यू हो आपकी 2 की पावर
ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी इंटू 7 की पावर डॉट डॉट डॉट। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या होता है, यहां पर सिर्फ 2 की पावर में ए लिखा जाता है, वो जो 2 की पावर 0 है उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो अगर ले लिया आपने तो वो ऑड फैक्टर्स देगा सारे। तो यहां पर हम 0 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, तो a+1 नहीं आएगा, अब सिर्फ a आएगा, और यहां b+1 आ जाएगा, यहां c+1 आ जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट, अगर d होगा तो d+1 आएगा, और ये आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने हैं? तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो आप कहोगे अब मैं ये नहीं ले सकता, आई कांट टेक इट, बिकॉज एक भी 2 आया तो प्रोडक्ट आपका इवन ही मिलेगा, अलाउड नहीं है। 2 की पावर 1 इंटू 3 नहीं ले सकता, 2 की पावर 1 इंटू 3, आई कांट टेक इट। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अब 2 की पावर 0 के साथ ही मल्टीप्लीकेशन चाहिए, जो कि केवल एक संभावना है। यहां पावर 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, हम कहेंगे हम कुछ ले ही नहीं सकते हैं, हम इससे कुछ नहीं ले सकते, तो सिर्फ यही बताएगा कि कितने ऑड फैक्टर्स मिलने वाले हैं या इसके आगे वाले। तो पहला वाला छोड़ दो या फिर उसको 1 मान लो। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की जब बात करते हैं तो वो b+1 इंटू c+1 डॉट 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 आता है, पहला ब्रैकेट ड्रॉप करना पड़ता है, 2 वाला हम उसको नहीं ले सकते। आप इन दोनों को जोड़ दो अगर, तो मिलेगा b+1 c+1 ये सब कॉमन हो जाएगा, सेम फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। अब देखना, अब देखो बच्चा, एक बार फिर से समझा देता हूं सारे लोगों को, हमारे तुम्हारे बीच में गैप्स नहीं आने चाहिए। कई लोग हैं जिनको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि पूरे देश में ये कोई पढ़ाता ही नहीं तुमको, वो सीधा फॉर्मूला लिखा देते हैं, तो बच्चे उनसे खुश रहते हैं, समझाया ही नहीं, कुछ पीछे की कहानी बताई ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लिखा दिया, नो क्वेश्चंस इन योर माइंड, तुमने रट लिया सीधा उसको उठा के। और मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो काम करने के बजाय मेरी बुराई करते हैं बाहर, हाई फाई पढ़ाते हैं। मैं हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल बेसिक पढ़ा रहा हूं, यही है भैया, मत्था मारो थोड़ा सा, समझ में आएगा। अब तुम पूछो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, पूछो। कभी शक हो तो दूसरों के क्लास नोट्स देख लेना कि फैक्टर्स में उन्होंने क्या पढ़ाया है, फॉर्मूला लिखवा दिया होगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। और फॉर्मूला लिखा देंगे तो तुम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, नहीं समझ में ना आने का कोई सवाल, कोई कह दे मैं फॉर्मूला समझ में नहीं आया, फॉर्मूला समझना ही नहीं होता तो रटना होता है, उसमें क्या समझोगे तुम। तो अगर बालक समझ में नहीं आ रहा है ना, तो टेंशन मत लो, घिसो थोड़ा सा। जब मैंने कहा मैंने तुम्हें फैक्टर्स के बनने की फैक्ट्री दिखा दी है। ऑड फैक्टर कैसे बनेंगे, जब यहां 2 की पावर 0 होगा उससे मल्टीप्लाई होके ऑड फैक्टर्स बनेंगे। इवन फैक्टर कब बनेंगे, जब कम से कम एक 2 होगा। तो जब मैं ऑड फैक्टर लिखूंगा तो आप कहोगे 2 नहीं ले सकते हो आप, तो आप कहोगे तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारा नंबर सिर्फ ऐसा हो गया, मान लिया 3 इंटू 5 टाइप का इंटू 7, ये ब्रैकेट चला गया तुम्हारा, खत्म हो गया। आगे की कहानी वही है, इसकी पावर अगर b है, c है, d है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, b+1 c+1 d+1 टाइप। अगर मुझे इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप कहोगे मैं 2 की पावर 0 नहीं लूंगा, क्योंकि इससे मुझे ऑड फैक्टर मिलता है। तो अगर मुझे इवन फैक्टर निकालना है तो मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा, कम से कम एक 2 मुझे चाहिए। तो क्या फर्क आया इवन फैक्टर्स में कि 2 की पावर 0 नहीं ले सकता हूं मैं, और अगर मैं 2 की पावर 0 नहीं ले सकता हूं तो मेरे पास अगर पावर में यहां पर 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 की पावर 1 ले सकता हूं, 2 की पावर 2 ले सकता हूं, दो संभावनाएं हैं मेरे पास। तो 2 इंटू 2, इसलिए मैंने यहां लिखा है ए। अगर पावर में ए है तो ए ही लिखेंगे। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, इवन नहीं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो हमने a+1 लिया था, क्योंकि वहां इवन और दोनों अलाउड थे, तो मैं ए की जगह a+1 लिखूंगा। फैक्टर्स जल्दी कैसे निकाले, कौन से फैक्टर्स, वो तो यार प्रैक्टिस से ही आएगा, डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। लेट्स गो अहेड and I'll give you one example. 432,
क्या होता है ये 16 इंटू 27। देखो क्या क्या निकालना है तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दो ही प्राइम नंबर्स हैं, दो ब्रैकेट्स आएंगे, a+1 इंटू b+1, 4 1 5, यू कैन राइट 4+1 इंटू 5, 3+1, 5 चौके 20। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, जब ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो पहला ब्रैकेट भूल जाओ, सीधे सोचो कि सिर्फ ये है तुम्हारे पास, या आगे कुछ होता तो आगे है। 3 की पावर 3 है, 4 संभावनाएं होगी, 3+1, एक ही ब्रैकेट आया 3 वाला, 4 संभावनाएं होगी। अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो आपको अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, आपको कि मुझे यहाँ 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर में मुझे 0 नहीं लेना है, तो 4 वैल्यूज ले सकता हूं मैं। तो आपको कि ये हो जाएगा 4 इंटू आगे 0 से 3 ले सकता हूं, तो 4 इंटू 4 16। टू की पावर 0 तो ऑड नंबर देगा, तो इसको ऑड में कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 ऑड देगा, बट 2 की पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करने से तुम्हें ऑड मिल रहा है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो ये मल्टीप्लाई होके दे रहा है ना 4 संभावनाएं, तो तुम बोलो कि इससे मल्टीप्लाई करके 4 संभावनाएं हैं, या सीधे बोलो 4 संभावनाएं, क्या फर्क पड़ेगा आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां जो भी ऑड फैक्टर्स हैं 2 की पावर 0 को इनसे तुम मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो उससे नंबर्स थोड़े ना चेंज हो जाएंगे, नहीं बदलेगा कुछ भी। और इसका सम देखो 16 4 20 आ रहा है, 16 4 20 आ रहा है। ओके, अब देखो मैं कुछ और बताने जा रहा हूं तुमको, मैं क्यों ऐसे पढ़ाता हूं, इसका एक फायदा है। सर अगर फैक्टर में 5 या 7 ना हो तो क्या होगा? हाँ, ना हो तो कोई बात नहीं, होगा तो पूछो क्या होगा, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स लाइक प्रोसेस है। अच्छा, एक नंबर कोई बोल रहे हैं 2 क्यूब 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये नंबर बता रहे हैं कि 2 क्यूब है, 7 स्क्वायर है और 9 स्क्वायर है, मान लिया ऐसा नंबर है, और इसमें हमें सारा काम करना है, तो निकाल लेते हैं। देखो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे आपका, पहला ब्रैकेट बनेगा 4, 3 + 1 4, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3 और तीसरा ब्रैकेट भी बनेगा 3, 4 3 12 3 36 हो गया। अगर आपको निकालने हैं इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो अगर आप इवन फैक्टर निकालने जाओगे तो आपको कहोगे कि 2 की पावर 1 2 3 में से कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा, तो 3 इंटू 3 बन जाएगा, ये 27 हो गया। और अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो आप कहोगे पहला ड्रॉप कर दो, 2 ड्रॉप कर दो, क्योंकि 2 की पावर्स अगर आप लोगे तो बनेगा नहीं, तो ये सिर्फ 3 इंटू 3 बनेगा, ये हो गया आपका 9। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गलत है, क्या गलत है? अच्छा 9 गलत लिखा था क्या? ओहो, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा 9 को 3 लिखना पड़ेगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा, मैंने ध्यान दिया नहीं इसका। आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, बिना प्राइम फैक्टर के आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो मुझे लगा लड़के ने प्राइम फैक्टर ही दिया होगा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, आई जस्ट थॉट। कोई नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। यह 4 इंटू 5 इंटू 3, ये 60 बनेगा। देखो बिना प्राइम फैक्टर के आप उसको नहीं कैलकुलेट करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ही पूरी एनालिसिस होती है। अगर आपने यहाँ कंपोजिट नंबर लिख दिया फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो वो करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3, 45 हो जाएगा आपका ये।
और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे आपके? 5 3 15। ठीक है, अब ठीक है, चलो आगे का पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैंने कहा 12 है मेरे पास, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी निकालें। ठीक है, तो जब मैंने ऐसा लिखा तो आपको पता है सारे फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 4 6 और 12। अब बहुत ध्यान से देखना आप क्या हुआ यहां पर। ये सारे फैक्टर्स हैं आपके, और जब आप इनका प्रोडक्ट लिखने जाओगे तो एक मिलेगा आपको यहां पर इंटू 12 मिला, दूसरा 2 इंटू 6, और तीसरा 3 इंटू 4। ये जो 6 फैक्टर्स थे, इनके अगर हम 3 पेयर्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यू विल गेट 12 12 12। बिकॉज 6 फैक्टर्स बनते कैसे हैं? एक नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो 2 फैक्टर बने। तो ऐसे अगर टोटल 6 फैक्टर हैं तो 3 पेयर ऑफ 12 आपको मिलने वाले हैं। अब मैं अगर इनका प्रोडक्ट निकालता हूं तो आपको यह चीज क्लियर हो गई कि ये जो 12 नंबर है मेरा, इसके जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे बाई 2 पेयर्स बनेंगे। तो जो आपके प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो 12 कितनी बार मिलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, क्योंकि फैक्टर्स के जो पेयर बनाओगे आप ऐसे ऐसे करके तो 12 मिलेगा आपको। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर आपको निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर आपको निकालना हो तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी नंबर n की पावर f बाई 2, जहां पर f आपका है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको रटाया नहीं है। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? अगर आपने प्रोसेस देखा है तो आपको बड़ी सरलता समझ में आएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास 12 है जो कि है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3, तो फैक्टर्स कैसे बनते हैं? इस प्रकार से। इसी को आपने लिखा है कि यहां से 3 वैल्यूज को इन 2 वैल्यूज से गुणा करेंगे, टोटल 6 संभावनाएं मिलेंगी। अब इस ब्रैकेट को अगर आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, अगर आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, राइट करो जरा, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है, सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। इसको खोल दो तो आपको सारे फैक्टर्स का सम मिल जाएगा। अब इसको जैसे खोलोगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर यहां 0 लिखोगे, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। देखो जैसे ही इसका प्रोडक्ट आप खोलोगे, इस ब्रैकेट्स को खोलोगे आप, यू विल गेट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आप ये ब्रैकेट लिखना पहले सीख लो। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे आएगा? 2 दूनी 4, 2 6 1 7 इंटू 3 1 4 28। आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं मैं, ऑड फैक्टर्स की चिंता मत करो, समझाता हूं। आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ये हो गया, समझ में आ गया? 28 आ जाएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला क्रुशियल हो जाता है, यूजफुल हो जाता है कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 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 2 की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे ये वैल्यू आपकी 28 आई यहां पर, सारी इसकी वैल्यू देखो, 2 दूनी 4 2 6 1 7। तो जब 3 टर्म थे तो ये 2 क्यूब माइनस 1 आया। यहां आपने एक टर्म कितने लिए? n प्लस 1, तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 2 की पावर 0 से शुरू करोगे और 2 की पावर क्यूब तक जाओगे तो वो 16 माइनस 1 15 होगा। तो यहां से यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू। वैसे छोटा होगा तो खुद ही जोड़ लेना यार, छोटा है तो खुद ही जोड़ लो। ठीक है,
ये वैल्यू भी जब तक छोटी है खुद ही जोड़ लो, बड़ी होगी तो यहां पर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, जीपी का, एपी जीपी जो नहीं होता है उसका फॉर्मूला लगा सकते हो, बट उसकी नीड पड़ती नहीं है। जो नंबर्स आते हैं छोटे छोटे आते हैं, आप सीधे ऐसे लिख लो, ब्रैकेट जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं रटना है आपको, आपको सम का प्रोसेस रटना है, कि प्रोसेस रटना भी नहीं, समझना है कि प्रोसेस कैसे आता है। सारे ब्रैकेट्स की वैल्यूज को ऐसे रख के प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं अलग अलग ब्रैकेट जोड़ के प्रोडक्ट निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 बाकी रह गया, कहां बाकी रह गया, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ना सब। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 नहीं लिखा तो कुछ रिपीट लिखा मैंने, कोई वैल्यू रिपीट लिखी है, जैसे ये वैल्यू रिपीट लिखी हुई है, यहां पर ये होना चाहिए, कर लो। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रेस नहीं करूंगा कि आप इसका फॉर्मूला रटो, क्योंकि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप जीपी का फॉर्मूला अगर जान जाओगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इसकी वैल्यू आप, अगर बहुत बड़ा होता 10 टर्म होता तो जीपी लगाते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाते। 10 टर्म होगा ही नहीं कभी तुम्हारे एग्जाम में, 3-4 टर्म होंगे, खुद ही जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा। प्रोसेस समझो, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। ओके, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो 12 है आपका, मैंने बोला कि 2 स्क्वायर इंटू 3 है। अब अगर रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो कुछ ऐसा करोगे ना, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इन सारे नंबरों को ऐसा करूं कि मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यही 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 से डिवाइड कर दूं, मतलब मैंने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड। अब इस 12 को मैं अंदर लेके जाऊंगा। खास बात पता है क्या, जब भी कोई फैक्टर होता है ना, वो कैसे बनता है, 12 है तो 1 बना एक फैक्टर, तो 12 दूसरा है, 1 इंटू 12। अगर आपका एक फैक्टर 3 है तो अगला कहीं 4 भी है। ये देखो, फैक्टर्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो जैसे ही तुम इसको अंदर लेके जाओगे, इस वैल्यू को, नंबर को, आप कहोगे कि ये तो 1/12 हो जाएगा, और सारे फैक्टर्स यहां से शुरू करो मल्टीप्लाई करना। ये वैल्यू, या ऐसे देखो, ये वैल्यू डिवाइड होकर मिलेगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, फिर आपको मिलेगा यहां पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। सारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे फिर से अंदर। तो जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है वो मिल गया ऊपर, उसको प्रोसेस आप देखा ही पिछले कैसे निकालते हैं, बटे n। तो यहां पर लिखो कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बाई n होता है। तो मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूं बेटा सिलेक्शन बाई चॉइस की, बाई चांस की नहीं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे फॉर्मूला ध्यान रखें। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होंगे जिसके पीछे का लॉजिक तो मैं नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक होता ही नहीं है, सीखने का कुछ नहीं होता है। लेकिन जहां प्रोसेस सीखने का होता है, तुम इसको एक बार सीख लो, इस फैक्टर को, तुम बदल जाओगे। हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूले का यूज करके ही उत्तर आए, हो सकता है एग्जाम में बहुत घटिया सवाल पूछे कि ऐसे ही फॉर्मूला लगा के वो लड़का भी उत्तर तुम्हारे बराबर ही समय में दे देगा जितना समय तुमको लगेगा, ऐसा ही सवाल आ गया, ऐसे ही आ गया, हो सकता है। पर तुम और वो आदमी सेम नहीं हो, तुम्हारे अंदर एनालिसिस की क्षमता है, उसके अंदर नहीं है।
हिंदी का भी यूज करिए। रमेश जी थोड़ा दिन मेरे साथ समय दो, आपको हिंदी इंग्लिश में फर्क नजर नहीं आएगा। मैं भी इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। एक समय मैं हिंदी मीडियम का था, मैं इंजीनियरिंग की कोचिंग किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर आपके यहाँ तो इंग्लिश भी है सब्जेक्ट, तो थोड़ा दिन मेरी भाषा को कान में सुनने में अजीब लगेगा। अरे मैं गया महाराष्ट्र, आपको बताऊं, महाराष्ट्र गया तो वहां सारे लोग मराठी में बात करते थे। तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी मराठी सुनने में, क्योंकि अब मेरी आदत नहीं थी। कुछ दिन बाद मुझे मराठी समझ में आने लगी, और बड़ा मजा आता था मुझे। लोगों को लगता था मुझे नहीं आता था, तो जो भी बातें करते थे ना, उनको लगता था इसको मराठी आती नहीं है, तब समझता था मैं। तो इट्स जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद मेरे साथ, तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। ये इनडायरेक्ट फायदा है मेरी क्लास में हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। उन्होंने बोला है मुझसे कि अंग्रेजी सुनने की आदत पड़ गई और थोड़ा सा अंग्रेजी बेहतर हो गई। होगी 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 होगी। सम ऑफ फैक्टर का जनरल फॉर्म मत रटो श्रेयांश राज जी। अगर आप जनरल फॉर्म की बात करोगे, मैंने आपको प्रोसेस सिखा दिया, मैंने आपको सब्जी की पूरी रेसिपी सिखा दी है। अगर n की वैल्यू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है, मान लिया, इंटू वॉट एट, तो सम जो होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, वो क्या होगा? वो होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, कहां तक जाना है? 2 की पावर a तक जाना है। यहां क्या होगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 डॉट 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 3 की पावर b तक जाना है। यहां क्या करना है? 5 की पावर 0 5 की पावर c तक जाना है, बस हो गया, डॉट डॉट डॉट। सर क्लास नोट्स कैसे बनाएं? क्लास नोट्स देखो बेटा, अपने हिसाब से बनाओ, कंसाइज बनाओ। बहुत ज्यादा भी सब कुछ लिखोगे तो बहुत टाइम जाता है, बट ऐसा होना चाहिए कि क्लास में जो डिस्कशन हुआ है इसमें कुछ अच्छी चीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो वो चीज आपसे मिस ना हो, तो नोट्स लेकिन जरूर बनाए। ये बहुत ही ऐसी आदत है जो आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाना अगर आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनेगा तो फिर ये बहुत भारी काम नहीं लगेगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे, आप देखोगे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी कम होता जाएगा। पहले शुरू की कुछ क्लासेस में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर कम होता जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी बनाओ, जितना भी तकलीफ हो रही है उठा लो, धीरे धीरे करके देखोगे आप जल्दी जल्दी बनाने लगोगे नोट्स को। क्लास नोट्स में पूरी क्लास को ही कॉपी करना है क्या? इंपॉर्टेंट चीज़ें करो, कंसाइज नोट्स बनाओ। बहुत ज़्यादा पूरा टाइम दिन भर का नोट्स में भी नहीं निकाल देना है, बट एक अच्छा नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आपको क्लास में की गई बातों को, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो आपसे, लिखो उसको। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइड करके, टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है? 5 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दें, व्हाट्सएप कर देना यार, जो भी तुम्हारी ये सब डिमांड्स हैं, क्योंकि इसको मुझे टीम से डिस्कस करना पड़ेगा, कंटेंट टीम से, है ना? तो व्हाट्सएप कर देना, ऐसे पढ़ूंगा भूल जाऊंगा मैं। डाउनलोडिंग देखो, डाउनलोडिंग वाला जो प्रोसेस है, इसको अभी मैंने टेक्निकल टीम से कल ही मीटिंग करी है कि अभी थोड़ा सा बैकएंड में डाउनलोडिंग प्रोसेस में थोड़ा इश्यू है, मैनुअल काम चल रहा है एक्चुअली, ह्यूमन आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट गेट्स बिट डिलेड, है ना? इट इज एक्चुअली ऑटोमेटेड प्रोसेस, इन ऑटोमेटेड प्रोसेस, बट ड्यू टू सम इश्यूज अभी ये मैनुअली करना पड़ रहा है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, लगे हुए हैं वो लोग और करवाते हैं इसको। अभी फैक्टर्स खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। बहुत आसान है, कल आई थिंक 15-20 मिनट का डिस्कशन और करेंगे इस पर, पूरा हो जाएगा टॉपिक, मतलब फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे। तो एक काम लेकिन आप जरूर करना, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ गणित नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जिंदगी में कुछ भी सीखने का तरीका सिखा रहा हूं, कि चीजों को पकड़ो और तह तक देखो। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मेरे पढ़ाने के तरीकों को गलत मानते हैं, कहते हैं एसएससी का बच्चा है, इतना कुछ जान के क्या करेगा। कितनी गलत बात है।
कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वो कैसे निकलते हैं, क्या होता है, इसको वो बच्चा समझे ही ना। यू शुड नेवर लर्न लाइक दैट। जो समझने वाली चीज है वो समझो, थोड़ा समय लगे तो लगाओ। ठीक है, उस फॉर्मूले से एग्जाम में काम चल जाता है, बट सवाल थोड़ा सा भी घुमाएगा, सवाल में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं कि तुम ये लॉजिक सीख रहे हो तो ये तुम्हारे नंबर सिस्टम में काम आएगा, इस पूरी जिंदगी में काम आएगा आपको, ये किसी और टॉपिक में भी काम आएगा, बिकॉज यू आर लर्निंग थ्रू एनालिसिस। एक बार ऐसी तैयारी कर लो कि गणित तुम्हारे ऐसी पकड़ में आ जाए ना कि तुम दुनिया को पढ़ा दो। ठीक है, तो जो चीजें समझ में ना आए क्लास में, बच्चा देखो एक चीज हो सकता है नहीं समझ में आए, लेट समझ में आए, मैं भी एक टाइम पे बहुत देर में चीजें समझ पाता था। ठीक है, जूझो उससे, J&B मंत्र होना चाहिए तुम्हारा, जूझो और बूझो। सबसे ज्यादा आप सीखोगे। जैसे मान लिया कोई चीज आपको समझ में नहीं आई अभी, लेकिन सारी चीजें मैंने बताई तो ही है क्लास में, तब बताया कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर। घर जाओ, इत्मीनान से बैठो, वीडियो को यूज करो और सोचो कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, तो थोड़ा सा रिसर्च एंड एनालिसिस आप करिए, सम ऑफ फैक्टर समझा दो। आप पहले एक बार खुद से सीखना घर पे, फिर मैं नहीं समझ में आएगा तो कल मैं आपको समझाऊंगा। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको, खुद से समझने का कोशिश करो। ठीक है, अविरल मिश्रा जी, आप 50 में 50 लाना चाहते हैं, आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में सोचिए मत, आप पढ़िए अच्छे से। विल यू टीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आई विल टीच एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ SSC का मैथ, सब पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कब होगी? पहले कॉन्सेप्ट कर लें सर, क्वेश्चन करने लगेंगे तो कहोगे कॉन्सेप्ट कब होगी। तो तुम मेरे साथ चलो, मैंने बोला ना कि बहुत रश नहीं करना है आपको, मेरे साथ चलना है आपको, आप भागो मत। आप ये सोचो कि तुम एक ऐसे इंसान के पास आ गए हो जो तुम्हें सही दिशा में ही लेके जाएगा, तो जो वो करवाता रहेगा मैं करता रहूंगा। सवाल ज्यादा नहीं करने हैं, कि सवाल मतलब डाउट्स पूछो, ये सवाल मत करो ये कब होगा, वो कब होगा, परसों कब होगा, तरसों कब होगा। नंबर सिस्टम को इन एंड आउट खत्म करना है, तो अगर इसको इन एंड आउट खत्म करना है तो साथ में मेरे चलते रहो, जैसा मैं कराता रहूं करते रहो बस। ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको मेरे साथ, क्योंकि बाकी लोग सीधे सवालों से ही शुरू करते हैं। दे डोंट टीच यू थियरी। ओके, दे जस्ट टेक ए क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल निकाल के दिखा देंगे, इवन फैक्टर निकाल के दिखा देंगे, हो गया सवाल खत्म। पीछे की कहानी कुछ बताना ही नहीं होता है, हमें थोड़ा मेहनत पड़ती है सिखाने के लिए, बट सिखाएंगे। हाँ जी, टैबलेट के लिए लैंडस्केप मोड या टैबलेट देखेंगे क्या प्रॉब्लम, टेक्निकल आप इशू रेज कर दो, मुझे इशू की अवेयरनेस है। आज टेक टीम से मीटिंग होगी तो एक बार डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। पीसी में नहीं चलेगा ये, नहीं। पीडीएफ का सोल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ पढ़ाऊंगा ना तुमको मैं, कोई क्वेश्चन क्लास में होंगे, जो क्लास में होगा उसका सोल्यूशन अलग से तुम करोगे, पीडीएफ में क्या करोगे। हाँ जी, तो एक बार इनको घर पे रिवाइज करके आना, कल कोई डाउट होगा तो बता देंगे। क्लास देखिए हो गया, क्लास में डिस्कशन हम लोग 9:15 तक करेंगे, 15 मिनट मैंने बोला मैं आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, या तो एक दो डाउट्स आपके बता दूंगा जो आप कहोगे, या ऐसे बातचीत करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं करना है मुझे, मैंने क्लियर कर दिया पहले, इसीलिए 1.25 घंटे पढ़ेंगे, 1.25 घंटे के बाद 15 मिनट बात करेंगे आपसे। उसमें हो सकता है कुछ सवाल करा दूंगा आपको, आपके डाउट्स, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे अगले 15 मिनट में। हर क्लास में यही है, 1.25 घंटे क्लास, 15 घंटे बातचीत। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स दिखा दो, टेकिंग 12 विद एग्जाम्पल। आप घर पे जाके करना, इसको खुद करिए, जब नहीं होगा तो बताना मुझे। किताब के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा, मेरी कल छोटी सी मीटिंग हुई है एक बार पब्लिशिंग टीम के साथ, थर्सडे को, यानी कल, कल ही थर्सडे ना, हाँ कल, कल मेरी फिर से एक लंबी मीटिंग है, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बातचीत करके, और फिर मैं आपको कल अपडेट करूंगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए भाइयों, बाकी आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे अपने मेरे नंबर पे भेज देना, व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास मेरा है ही है ना। और बाकी मौज करो, चिल करो, पढ़ो, मौज करो। ठीक है, 50% समझ में, अरे 50% बहुत होता है यार,
बाकी 50% घर पे जाके पढ़ो, सीख जाओगे। देखो कभी थोड़ा कम समझ में आने से परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें सीखना है, सीखना है, जूझो और बूझो, ठीक है। तो घर जाके काम करो, इस पे मेहनत करो बच्चा। बाकी लोग एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, तुम 2x करो, तभी लोगों से आगे निकलोगे, ठीक है। कंपटीशन है, तो कंपटीशन में ये नहीं देखना कि मुझे 50% ही क्यों समझ में आया, क्योंकि कोई समझने वाली चीज थी इसीलिए तुम्हें कम समझ में आया। अगर समझने वाली कोई चीज ही नहीं होती, जैसे मैं आज आपको 10 फॉर्मूले दे देता, तो कोई समझने वाली चीज ही नहीं होती, फिर आप कहते हैं मुझे सब समझ में आया, जबकि समझ में तुम्हें वहां कुछ नहीं आता, फॉर्मूले रट के गए तुम। यहां मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है तो तुम्हें 50% समझ में आया, ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। एटलीस्ट कुछ नहीं समझ में आया, उसको जाके काम करो उस पर। आप मिर्जापुर से हो? नहीं, मैं हूं बहराइच से। बहराइच, बहराइच जानते हो? जब लोग नहीं जान पाते तो मैं कह देता हूं गोंडा, गोंडा भी नहीं जानते तो कह देता हूं अयोध्या, अयोध्या नहीं जान पाते, अयोध्या तो हर कोई जानता है। अयोध्या और लखनऊ दो हमारे चीजें बोल देता हूं, जबकि मैं अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर रहता हूं, और जो हमारा क्या कहते हैं उसको, अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर है और लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर है मेरा घर, ठीक है। ये है मेरा, इस पे टेक्निकल इशू मत भेजना बच्चा। और ये है एग्जामों का। चलो, सीजीएल कैसे क्रैक होगा? पढ़ने से, पढ़ने से क्रैक होगा, ठीक है। टेक्निकल बातें यहाँ करो, नॉन टेक्निकल बातें यहाँ करो, ठीक है। तो ये टेक्निकल बातें यहाँ करो ठीक से, नॉन टेक्निकल यहाँ से। हाँ, बहराइच से हम हैं, मोहित बाबू आप बहराइच से हो? मोहम्मद तौसीफ, चलो आएंगे तो मिलेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा आप गोंडा से हो? रत्नाकर जी, बड़ा अच्छा लगता है यार कि आप लोग दूर दूर से हमारे घर के पास से हैं। खैर अब पूरा भारत ही मेरा देश हो गया है, मैं देश तो था ही, मतलब घर हो गया एक तरह से। हर जगह से बच्चे पढ़ते हैं, तो अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि मैं कहाँ का हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। बिहार के इतने बच्चे, वेस्ट बंगाल, मेरे पास इतने मैसेज वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हैं इस बार, मतलब तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बंगाल के हैं हम ठीक है। तो हम पूरे देश के हो चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक छोटी जगह से आया हूँ मैं और इतना प्यार आप लोग देते हो मुझे, तो आपके ऊपर तो जान छिड़कनी है, इतनी मेहनत करनी है ना आपके साथ कि एग्ज़ाम में मेहनत में कमी ना रहे, तैयारी में कमी ना रहे, बाकी जो होगा देखेंगे, ठीक है। परिणाम की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो प्रयास है वो उसमें कमी नहीं रखनी है, ठीक है। बहराइच से भी नहीं हूँ यार मैं, बहराइच तो जिला है ना, बहराइच मेरा जिला है, मैं रहता हूँ एक जगह वहाँ पर है, दूर है बहराइच से 36 किलोमीटर दूर, ठीक है। वहाँ रहता हूँ मैं, जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक है ना, ब्लॉक ग्राम पंचायत होता है जो, उस तरह के एरिया में हूँ मैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौज करें, बाय बाय। शशांक जी आप भी गोंडा से हो? सही है, मिलता हूँ मैं जब भी घर आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।